अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका इंजीनियर माइकल सीजरी संता आपके सामने तो हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल और मेरी जो राइट साइड में है वो मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा है और ये तो मेरी लेफ्ट साइड पे और मेरी जो राइट साइड पे है वो अभिनेरा तो है। तो मैं राइट साइड पे अभिनेरा नहीं रख रही हूँ, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि उनकी बस फ़ोटो यहाँ दिख जाए। तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो इससे बात करने से पहले हमें भाई ये कहना होगा कि हमारी दुनिया में ऐसे कई सर्च इंजन हमारे इंटरनेट पे मौजूद है जो हमारे लिए ऑथेंटिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक शायद नहीं है जितना ऑथेंटिक वो खुद दावा करते हैं। और हमें तो और कुछ इन्फ्लुएंसर हमें मजबूर करते हैं कि हम उसे तो सारे डिफ़ॉल्ट सारे इंटरनेट यूज़र्स की डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन एक ही हो, चाहे वो लैपटॉप यूज़ करे या फिर पीसी कंप्यूटर यूज़ करे या फिर मोबाइल यूज़ करे। तो उनकी इन तीनों डिवाइस में उनकी जो कंप्यूटर्स जो है, चाहे तीनों डिवाइस में चाहे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, तो सर्च इंजन एक होना चाहिए। तो इसे हमें इस सिस्टम में के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उसको बताने की ज़रूरत है। और अलमास जैकब भी यहाँ पे काफ़ी वैकी बातें कर रहे हैं। या तो अलमास जैकब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम इंसानों को रिलीजन से गुमराह किया जाएगा। तो और वही हम इंसानों के लिए मुसीबत है। तो और इसके लिए अपनी वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा लंबी करने के लिए काफ़ी सारे वैकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहे हैं कि अपनी वीडियो में जो क्लियर मैसेज जो है तो वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी कहाँ रोशनदार हो सकते हैं, इसके बारे में तो ये लोग तो भाई कभी बात ही नहीं करते। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो आज मेरी जो टॉपिक जो है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलीजन्स के बारे में। और अलमास जैकब के थंबनेल अगर देखा जाए तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पादरी बनाया जाता है और कैप्शन थंबनेल पे लिखा ही जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पे तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए नए खोता तैयार करने जा रहे हैं। तो लेकिन मैं सबूत तो दे नहीं पाए, बीच में सिर्फ हंसते रहते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि अलमास जैकब क्या कह रहे थे वहां पे। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं। फॉर्मर गूगल एग्जीक्यूटिव वार्न्स दैट AI रिसर्चर्स आर क्रिएटिंग गॉड।
जी तो जीतो भी रिसेंटली टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए गूगल एक्स के फॉर्मर बिजनेस ऑफिसर, जिसको एग्जीक्यूटिव भी चीफ भी कहा जाता है, मो गाव्ड का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना टेक ओवर करने वाली है दुनिया का, जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जो कि इरिवर्सिबल है। यानी कि अब एक दफा अगर ये ऐसा हो जाता है कि मशीन्स टेक ओवर कर लेती हैं पूरी दुनिया का, तो उसके बाद उससे वापसी कोई नहीं है, उसके बाद फिर तबाही ही तबाही है और इंसान अपने आप को उस अपोकलिप्स में पाएंगे जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा गया है। और मो गाव्ड का कहना है कि गॉड लाइक मशीन्स का सामना इंसानों को करना पड़ेगा, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया, स्काईनेट मूवी के अंदर दिखाया गया। तो इसका कहने का मकसद यह है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी पावरफुल है कि अगर ऐसा हो गया तो इंसान का नामो निशान जो है वो इस दुनिया से मिट सकता है। ये शख्स जो पहले गूगल एक्स के लिए काम किया करता था, उसका डेवलपर था एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका कहना है कि इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें रोबोट्स आर्म थी, यानी कि हाथ थे रोबोट्स के, जिनको ये टास्क दिया गया था कि उन्होंने छोटी बॉल्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनको ढूंढ कर निकालना है। तो उसने कहा कि काफी स्लो प्रोसेस था, लेकिन उनमें से एक जो रोबोट आर्म थी उसने एक बॉल को उठा लिया और उसने उठाकर जब उसको ऊपर किया तो वो मुझे देखने में ऐसा लगा कि जैसे वो रोबोट आर्म ये शो मार रही हो, शो ऑफ कर रही हो कि जी देखो जी मैंने बॉल ढूंढ ली है। जिस पर गाव्ड का कहना है कि मेरा रिएक्शन ये था कि मैं कंप्लीटली फ्रीज हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी और मुझे बहुत ज्यादा वो स्केरी लगा था कि ये जो रोबोट आर्म है ना वो एक छोटी सी बॉल को ढूंढ के शो ऑफ मार। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली दे आर क्रिएटिंग फियर, और ये फियर से ही हमेशा से कंट्रोल करते आ रहे हैं। आप देख लीजिए अभी हालिया जो बीमारी चल रही है इसके अंदर भी सारी की सारी गेम जो है वो मीडिया के जरिए लोगों के जहनों के अंदर फियर को भरा गया है, डर खौफ को डाला गया ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और ये दुनिया के शुरू से ऐसा ही रहा है। पहले लोग खुदा से डरा करते थे और जब खुदा से खौफ में होते थे तो खुदा की बातें जो है वो अपने अपने खुदा, मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा जो हकीकी खुदा है, मैं उन खुदाओं की बात कर रहा हूँ जिनकी कोई हकीकत नहीं। और लोग क्या करते थे कि जी हमारा खुदा कोई जो है वो हमसे नाराज ना हो जाए, हमारी फसलें ना उड़ा दे और हमारे ऊपर बिजली ना गिर जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करते थे, अपना सोना चांदी तक लेके जाके मंदिरों में देते थे। उसके अलावा और बहुत सैक्रिफाइसेस दिया करते थे, इवन कि अपने बच्चे जो है सैक्रिफाइस कर देते थे सिर्फ अपने खुदा को मनाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर खौफ होता था खुदा का। लेकिन ये शख्स जो कह रहा है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुदा बनने वाली है, तो ये भी गलत बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशफा की किताब में कि एक बुत जो है वो नस्ब किया जाएगा पाक-तरीन मुकाम के अंदर, जो कि हैकल के अंदर होगा। और तीसरी हैकल के बाद मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल के अंदर तीसरी हैकल बनने को है। इस तीसरी हैकल के अंदर जब इसराइल के अंदर मसाया आ जाएगा तो वो अपना एक बुत जो है वो नस्ब करवाएगा, और मेरा ये मानना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बोल सकेगा, जैसा कि कलाम में लिखा है कि वो बुत बोलेगा भी। तो बेसिकली इन लोगों का मकसद ये है कि आपके अंदर इतना खौफ डाल देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। मैं ये हैरान हूं कि अगर ये इतना खतरनाक काम है तो इन प्रोजेक्ट्स को बंद क्यों नहीं किया जा रहा, इनको बनाने क्यों दिया जा रहा है। कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है इसको चेक रखने वाली कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस हद तक इस्तेमाल करना है, किस हद तक नहीं इस्तेमाल करना, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि लोगों के अंदर फियर जो है उसको भरा जाए कि जब मशीन्स आ जाएंगी वो हमें टेक ओवर कर लेंगी और हमें उनको ओबे करना है मशीन्स को। अब करेंगे क्या, इन्होंने खुद कुछ काम गड़बड़ कर देनी है और उसके बाद इन्होंने कहना जी ये मशीन्स ने किया, हम क्या कर सकते हैं, ये तो अब हमारे हाथ से निकल गए, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो अपने ज़हन से सोचती है, इसके पीछे कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई इंसान नहीं है इसके पीछे खुद ही मशीन्स हैं। तो सारा इल्जाम ले दे के डेड मशीन्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर आप इल्जाम लगा दो, कोई भी आप जुर्म कर सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है। अब अगर आप नोट करेंगे किस किस्म के जो है वो आपको अक्सर ये सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे इलॉन मस्क ने एक सॉल्यूशन दिया है कि जी आप अपने ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करवा लें, जी उनका न्यूरल लिंक जो है उनका वो आप ब्रेन के अंदर लगवा लें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर 100 इंसानों की इंटेलिजेंस होगी। तो अगर आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो आपका दिमाग भी जो है वो 100 इंसानों की तरह चलना चाहिए, तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने दिमाग को कनेक्ट कर दें। तो ये सारी की सारी फजूल बकवासियात जो है वो इसलिए की जा रही हैं ताकि इंसान को ये डर डाला जाए कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओबे करना है। आप समझ रहे हैं, ये एंटी क्राइस्ट सिस्टम के लिए, मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम खत्म हो जाएंगे।
ये सारी बकवास इसलिए की जा रही है ताकि आपको डराया जाए। और मैं हैरान हूं, लोग इतने कम अकल हैं। आप हिसाब लगाइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के तो उन्होंने जनाब जी जा के टीके लगवाए हैं। और लोगों का बिहेवियर अगर आप नोट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएगा कि लोग वही करते हैं जब वो खौफ में होते हैं जो उनको कहा जाता है करने के लिए। तो मुझे यकीन है कि जब हैकल के अंदर बुत को नस्ब किया जाएगा और लोग उसे डरेंगे तो लोगों को कहा जाएगा कि कर दो जी इसको सजदा, कुछ नहीं होता, ये कौन सा वाकई खुदा है, तो लोग करेंगे सजदा। लेकिन इसी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के सारे खुदा महज बुत हैं और इनकी कोई हकीकत नहीं है। और सिर्फ वाहिद यीशु मसीह एक जिंदा लिविंग गॉड है जो कि वापस आने वाला है, जो कि मर गया था, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और वो अब दोबारा आने वाला है जो कि सल्तनत करेगा। और ये भी है कि उसको किसी ने मारा नहीं, उसने खुद अपनी जान दी है सिर्फ हमारे गुनाहों से हमें आजाद करने के लिए। तो अगर आप इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं तो मुबारक हो, आपको हमेशा की ना सिर्फ जिंदगी मुफ्त में मिली है बल्कि उसके अलावा आपको खुदा के साथ 1000 साल तक इस दुनिया के ऊपर बादशाहत करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो अभी जो यहाँ पे आप वीडियोस देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे तो कुछ बात करना चाहूँगी। तो और बात कुछ ऐसे है कि कुछ करीबी दोस्त थे, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट पे डिवाइड करना चाहूँगी। 3 पॉइंट नहीं, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट में डिवाइड करना चाहूँगी। One parameter is okay. Actually 3 points है। One parameter is more what transparency. Number 2 parameter is search engine reliability और नंबर 3 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को हम इंसानियत के लिए किस तरह से खतरा बना सकते हैं और कहाँ से हम इंसानियत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरा बना सकते हैं। तो तीनों के लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा। अब मुझे यहाँ पे जाना होगा हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीनशॉट पर। तो मैं आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट में ही बात करूँगी। तो अभी मैं पहुँच गई हमारी पॉइंट पे जहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो एट फर्स्ट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी आपसे कि यहाँ पे सिर्फ टॉपिक पे ही हम बात करें। तो अब टॉपिक के पार्ट ए पे जो है वो मूड जो है वो उसके बारे में यहाँ बात की जाती है।
तो आप में यहाँ पे जो है कुछ वेलकम टू अल्मास जेकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं फॉर्मर। ओके जो मैं सीधे ओके तो गूगल एक्स के फॉर्मर बिजनेस ऑफिसर, जिसको एग्जीक्यूटिव भी चीफ भी कहा जाता है, मो गाव का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना टेक ओवर करने वाली है दुनिया का, जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जो कि इरिवर्सिबल है। यानी कि अब एक दफा अगर ये ऐसा हो जाता है कि मशीन्स टेक ओवर कर लेती हैं पूरी दुनिया का, तो उसके बाद उससे वापसी कोई नहीं है। उसके बाद फिर तबाही ही तबाही है और इंसान अपने आप को उस अपोकलिप्स में पाएंगे जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा गया है। और मोगाब का कहना है कि गॉड लाइक मशीन्स का सामना इंसानों को करना पड़ेगा, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया, स्काईनेट मूवी के अंदर दिखाया गया। तो इसका कहने का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी पावरफुल है कि अगर ऐसा हो गया तो इंसान का नामो निशान जो है वो इस दुनिया से मिट सकता है। ये शख्स जो पहले गूगल एक्स के लिए काम किया करता था, उसका डेवलपर था एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका कहना है कि इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें रोबोट्स आर्म थी, यानी कि हाथ थे रोबोट्स के, जिनको ये टास्क दिया गया था कि उन्होंने छोटी बॉल्स जो है उनको फाइंड आउट करना है, उनको ढूंढ कर निकालना है। तो उसने कहा कि काफी स्लो प्रोसेस था, लेकिन उनमें से एक जो रोबोट आर्म थी। ओके तो यहाँ पे जो है बात की जाती है। तो वेल अभी सीधे पॉइंट पे जाती हूँ, तो ना इधर जाऊंगी ना उधर। मैं यहाँ पे कुछ दूसरा काम कर रही थी। ओके तो अब मैं जाती हूँ bing.com। ओके वेल अब मैं यहाँ पहुँच गई हमारी माइक्रोसॉफ्ट बिंग की वहाँ। तो अब मैं जाती हूँ तो यहाँ में दो तरह की सर्च इंजन में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग पहले इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे फिलहाल अल्मास जेकब की तरह टॉपिक के साथ मिलते जुलते इधर उधर की बातें करूँगी। खैर यहाँ पे तो यहाँ पे तो अल्मास जेकब इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, तो मगट कह रहे थे। तो अब यहाँ ब्रिंग ट्रांसलेटर पे जाऊंगी। तो ओके तो इसको इंग्लिश में लाना है। अच्छा
तो इंग्लिश में लिखा था। आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे निकलता है? Emogodat. एमोगोडाट। तो यह इंग्लिश में हमें एमोगोडाट ही कहा जाता है। तो गॉडाट जो मैं प्रोनाउंस कर रही थी यहाँ पे यही लिखा गया है। तो अल्मास जैकब, मुझे लगता है अल्मास जैकब जानबूझ के प्रोनाउंस नहीं कर रहा है या फिर प्रोनाउंस करना आता नहीं। तो प्रोनाउंस करना आता है कि नहीं आता है, इसकी दिशा में मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो उनकी स्कूल जो है वो नीदरलैंड में हुए थे, तो काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। तो मो गॉडाट, जिसका असली नाम मोहम्मद मो गॉडाट, वो उसके बारे में विकिपीडिया में जो लिखा कहा जाता है वो उसके हिसाब से वो एक इजिप्शियन एंटरप्रेन्योर और राइटर्स थे, और वो जो गूगल एक्स का जो फॉर्मर चीफ बिजनेस ऑफिसर। तो मुझे नहीं पता चीफ बिजनेस ऑफिसर नाम की कोई होते हैं भी कि नहीं, शायद हो। उनकी ऑथर जो है सॉल्व फॉर हैप्पी, तो उनकी किताब ज़्यादातर हम किस तरह से हैप्पी हो सकते हैं इसके बारे में बात की जाती है। तो खैर यहाँ पे पर्सनल, तो मुसलमान के हिसाब से बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो नीबल उनसे अलग हुए थे, और जिनको वो यूनिवर्सिटी में मिले हैं, और उनका बेटा जो है सन 2014 में ही वफात पा ली है। तो आप इसके कैरियर को देखो, तो इसके कैरियर में यहाँ पे बात की जाए तो IBM इजिप्ट से शुरू की थी और गवर्नमेंट सेक्टर के सेल्स रोल्स में अदा की थी। तो नोट कीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर की सेल्स रोल। तो उन्होंने भाई अरब अमीरात पे भी गए थे और NCR आबू धाबी में ज्वाइन की थी, नेशनल कैश रजिस्टर। तो कैरियर के हिसाब से बात करें तो अभी तक उनकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई नहीं दे रही। तो अमेरिका की नेशनल कैश रजिस्टर के में ज्वाइन की थी और वो भी आबू धाबी में। तो जो अरब अमीरात पे ही बिलोंग करते हैं। तो वो अब तक तो अभी तक ये लगता है कि वो अरब लोगों के लिए एक एम्प्लॉयर है। तो एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय और बिजनेसमैनों के बीच फर्क होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के रीजनल मैनेजर, ये माइक्रोसॉफ्ट के रीजनल मैनेजर भी बन चुके थे। तो यहाँ पे
यहाँ पे लिखा है कि इन हिज लास्ट रोल एट माइक्रोसॉफ्ट he headed a communication sector across emergency marketing worldwide. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन सेक्टर अक्रॉस मार्केट के जो वर्ल्ड वाइड में गए थे। सन 2007 में ये गूगल में ज्वाइन किए थे और इमर्जिंग मार्केट में की थी। तो अभी गूगल इसमें ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे जहाँ बिजनेस स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट और पार्टनरशिप पर काम करना था। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इसमें कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं पर इस पैरा में कहीं पर भी एंटरप्रेन्योरशिप की अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद कहा जाता है मो जो है वो एंटरप्रेन्योर है जो 20 बिजनेस से ज़्यादा को फाउंड की थी। तो और वो भी हेल्थ और फिटनेस के बारे में। तो हेल्थ और फिटनेस ज़्यादातर हॉस्पिटलिटी की तरफ जाता है। आपने काफ़ी सुना है कि एक एंटरप्रेन्योर 20 बिजनेस एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई एंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ पे बात नहीं हो रही है जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर की बात करते रहते हैं। तो ओके, आप दूसरे दुनिया पे मैं देखती हूँ। तो आप मैं जाती हूँ दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। दो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे देखती हूँ। नीचे से शुरू करती हूँ, ऊपर से भी शुरू कर सकती हूँ। तो क्या पता एलन मस्क फिर से आ जाए। ओके, अभी देखती हूँ हिस्टोरी पर कहाँ थी। ओके, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ पे मो ग्राहक के बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। और यहाँ एलन मस्क के बारे में तो बात की जाए तो पूरी की पूरी जानकारी है कि एलन मस्क क्या क्या करते हैं। तो एलन मस्क स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर भी है, फाउंडर भी है और सीईओ भी है। ये न्यूरालिंक और ओपनएआई की भी को फाउंडर है। और बोरिंग कंपनी जो है, जो एरोप्लेन की बात, बोरिंग कंपनी में की फाउंडर तो भाई यही है। तो उसके बारे में तो भाई एलन मस्क के बारे में बात सिर्फ और सिर्फ टेस्ला के बात है।
उनकी टेस्ला के वेबसाइट है और उनके बारे में पूरी की पूरी कुंडली दुनिया भर में उसके बारे में कहा जाता है और फोर्ब्स में भी है। और दूसरी बात मो गाहत को देखो तो मो गाहत के बारे में जो बस अपने अथॉरिटीज के बारे में है तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के उनके बारे में नहीं है। अब आप ही देख लो तो खुद को एंटरप्रेन्योर बताने वाले वो गॉडट जो है उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो अपना ढोल ही अपने अलग वेबसाइट बनाया अपना ढोल पीटने के लिए। और दूसरी बात एलन मस्क जो है तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में दुनिया को मालूम है। अभी तो भाई अभी तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में गई थी। आप यहाँ पे गूगल की बारी तो मोहम्मद गॉडट कहते हैं कि वो गूगल में तो जो है चीफ बिजनेस ऑफिसर्स के हिसाब से। तो आप खुद ही देख लो एक एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा हैप्पीनेस की गुणगान क्यों कहते रहते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे तो आप मैं बताऊंगी तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में तो गूगल में जो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे एंटरप्रेन्योरमेंट क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से बिंग पे जाऊंगी तो अब मैं यहाँ पे सुन तो वहाँ पे तो भाई इन्वेंशन की बात तो करें तो आप इन्वेंशन तो भाई गूगल की इन्वेंशन के गूगल जो है यहाँ पे लारी पेज और सर्जिल ब्रिन की यहाँ पे बात होती है। तो अच्छा अच्छा इनोवेशन अब तो आप यहाँ पे देखते हैं तो ओके गूगल ट्रेंड विजुअल
ओके, तो कैंसिल, तो आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे गूगल आईफोन और एंड्रॉयड पे काम कर सके, ऐसे लिए इसी तरह काम करते रहते हैं। और गूगल स्काई, गूगल अर्थ, ओके, गूगल आर्ट प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। सैंडबॉक्स गाइस, तो खैर आप गूगल के यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट के सीधे देखती हूँ, तो माई बिजनेस, मैप, प्ले स्टोर और सुंदर पिचाई आने से पहले सिर्फ सर्च इंजन हुआ करते थे, और सुंदर पिचाई आने के बाद माई बिजनेस आए हैं, मैप्स आए हैं, प्ले आए हैं, न्यूज़ आए हैं, चैट्स आए हैं, मीट्स आए हैं, और जीमेल तो भाई पहले से ही थे। वो सुंदर पिचाई आने से पहले गूगल के बस थ्री प्रोडक्ट्स है, सर्च प्रोडक्ट्स, जीमेल और यूट्यूब, और मीट, और ये कॉन्टैक्ट्स भी आए हैं, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोन्स, ऑडियो, प्रोमो भी आए हैं। और फाइल्स की बात करें तो डॉक, शीट, स्लाइड, बुक्स, ब्लॉगर, हैंगआउट, कीप, जमबोर्ड, क्लासरूम, आर्ट कलेक्शन, आर्ट एंड कम्युनिकेशन कल्चर, गूगल एड्स, पॉडकास्ट, गूगल ऑनलाइन, गूगल वन, ट्रैवल फ्रॉम होम। हमें तो भाई ये सुंदर पिचाई आने के बात ही हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पर भी जो हमें मोगडत जो है उसके बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो इतना जो तो अपने आप ही एक सवाल है कि किस तरह से वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो मैं यहाँ आगे बढ़ूंगी। तो आजान के लिए ब्रेक लेना पड़ रहा था, तो खैर कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे हम सुंदर पिचाई की यहाँ बात करेंगे। तो सीधे जाऊंगी, सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई के बारे में बात की जाए तो इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे काफ़ी पूरी दुनिया चला सकते हैं। तो तो इनके बारे में भी जिक्र है, लेकिन इनके बारे में तो कोई जिक्र नहीं है। तो ये लोग झूठ बोल के हमें गुमराह करने की कोशिश करने में लगे ही रहते हैं। खैर बहुत होगी बातें, इनकी बातें। आप पॉइंट नंबर 2 पे जाऊंगी और वो क्या है वो मैं आपको वही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं।
अब मैं यहाँ शुरू करूँगी कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें किस तरह गुमराह कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो हमें काफ़ी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ज़रूरत की फैक्ट्स यहाँ ज़रूरत की फैक्ट लूँगी। चले ज़रूरत की फैक्ट जो है वो भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी तो CCTV कैमरा। अब ये मैं आज पहुंचूंगी सीधे उसी पॉइंट पे। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर CCTV cameras or video surveillance utilize computer software program that analyzes the image from surveillance camera in order to recognize human vehicles or objects. तो ह्यूमन कहो व्हीकल्स को ऑब्जेक्ट को उनको ऑपरेट करने के लिए जो CCTV जरिए कैमरा के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए CCTV कैमरा से कमांड दी जाती है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे लिए नुकसान पहुंचा जा सकता है तो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें नुकसान पहुंचा जाता है तो उसकी हिसाब से मैं बात करूँगी। तो मैं सीधे BibleGateway.com पे जाऊंगी। तो वही, क्योंकि वही एक जरिया है जहाँ से हम इंसान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूंखार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ से बात करने से पहले तो थोड़ी ब्लॉग भी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। Shema Israel Adonai तो भाई शायद एडिशन गलत की थी। हाँ, दिशा सही थी। तो अभी जो है तो यहाँ पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं रिकॉर्ड करी हूँ वो रबी बर्थ है। The Lord confers in those who fear Him. He make His covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from snare. Psalm 25:14 to 15. Okay. तो अभी जो 6 9 okay. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. In the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. तो अब मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले यहाँ पे तो पर्सनल एंड फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंड एक्सेप्ट आवर एपोलॉजी फॉर आवर डेब्ट्स एज वी आल्सो ग्रांटेड डेब्टर्स एपोलॉजी, ये कह सकते थे। क्या ना, कोई बात नहीं है। तो अभी जो well, bingo. Okay. Okay. तो अभी देखती हूँ। तो ये ज़बूर किताब के 25 नंबर आयत सूरा का 14 से 15 नंबर आयत की बात हो रही है। वेल अब अभी ओके वेल प्रभु उन लोगों में विश्वास करता है जो उससे डरते हैं, वह अपनी वाचा उन्हें जानता है। मेरी आंखें कभी प्रभु पर है, क्योंकि केवल वह मेरे पैरों को फंदे से छोड़ देगा। पंद्रह नंबर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अब अभी जो लिखती हूँ ओके, गौर कीजिए यहाँ पे लिखा है प्रभु उन लोगों में विश्वास करते हैं जो उसे डरते हैं, वो अपनी वजह उन्हें जानता है। तो यहाँ पे अपनी वजह वेल अब तो आप यहाँ पे जो है सीधे मैं इसी हिसाब से जो है तो अब मैं तो नकली दुनिया बनाऊंगी, तो ऐसे मैं इन्हें बनाऊंगी जहाँ पे जो हकीकत में हुआ ही नहीं है। तो वेल अभी वेल यहाँ पे
भी लिखते हैं तो ला तो यहाँ पे ओके तो ओके तो अभी देखती हूँ unethical artificial intelligence unethical artificial intelligence terrorism on अभी तो पिछली तो बता चुकी हो तो यहाँ पे ओके मैं ऐसे मैप बनाऊंगी तो जो हकीकी वक़्त में हुए नहीं है तो इमेजिनरी मैप सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहाँ से हमारे लिए खतरा बन सकते हैं तो आप अनएथिकल AI Aisha wait Aisha ओके तो अब यहाँ पे तो आप थोड़ी वेट कीजिए थोड़ा साउंड ऑफ रहेगा तो यहाँ पे मैं अभी तो मैप ऑफ ओके मैप ऑफ माइकल ओके तो अभी वेल तो यहाँ से तो अब यहाँ से मेरी पॉइंट यहीं पे शुरू हो जाती है तो अभी तो ओके अच्छा तो ओके आप पॉइंट जो है आप उनके पॉइंट सुनो तो
हूँ unfair इंसर्ट हुआ है तो वेल प्रॉब्लम टू ओके terrorism अब यहाँ पे तो आप इसको 36 में कन्वर्ट करते हो 36 में नहीं 28 ओके अभी जो है और लाफा होने वाले हैं तो या उसके बाद जो है तो आप राइफल्स की बात करूंगी तो यहाँ पे रीचे तो है लेकिन राइफल्स नहीं है तो ओके अब एंजल सोर्ड अब एंजल सोर्ड लिखा गया कीपैड है देखती हूँ कीवर्ड कहाँ तक निकलता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 8 बाइबल की 8 दिशा में मिली गई है तो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ और न्यू टेस्टामेंट के एक है और वो भी रेवलेशन पे तो ये लोग न्यू टेस्टामेंट की ही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट क्योंकि ऑलमोस्ट जेकब न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं तो सीधे न्यू टेस्टामेंट में जाती हूँ और रेवलेशन की बात करें तो सीधे न्यू टेस्टामेंट में जाती हूँ रेवलेशन किताब की दूसरी सूरह के जो 12 नंबर आयत है वहाँ पे ये लिखा है कि टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑन Pergamum writes, there are the word of him who has the sharp double-edged sword. तो यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि यहाँ पे रेवलेशन में तो तलवार की ही जिक्र हो रही है ये फरिश्ता तलवार हाथ में लेकर आए हैं तो यहाँ पे फरिश्ता के पास तलवार है तो हमारे पास बंदूक क्यों है ये राइफल अल्मेनिया राइफल मनियानी राइफल अल खोलिया और सोफोबिया तो आप तीसरी आप यहाँ पे तो भाई तीसरी यहाँ पे बात करूंगी तो बात तो भाई तीसरी होगी तो मैं वहाँ पे वेल सीधे शॉर्ट पे तो आप कुछ
यहाँ पे राइफल हो गया। आप तीसरी जो है बाइबल पढ़ने के बाद और अल्मास जेकब के जो यूट्यूब वीडियो देखने के बाद तो होमोफोबिया पे जाते हैं और यहाँ पे तो चौथे पोजीशन पे जो है वो फोबिया। तो आप उसे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ। 25 तो आप तो अभी तो अच्छा आप ओके सॉर्सरी फोबिया जो है, सॉर्सरी फोबिया मतलब मैजिक फोबिया ही होंगे वे। तो इसके जो है मैं यहाँ सीधे जाती हूँ, तो सीधे जाऊंगी मैजिक तो लो अभी रेवलेशन तो यहाँ पे तो रेवलेशन पे जाती हूँ। आप सॉर्सरी फोबिया तो ओके तो बात ब्रैकेट में वही है जो उन्होंने आयशा ने इंफॉर्मेशन मिली है। आप मैं यहाँ शुरू करती थी हूँ, तो उससे पहले जो है ब्रैकेट में ना जरूरी हो गया था। अब ओके तो इस पॉइंट तक तैयारी करने के लिए मुझे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना पड़ेगा। तो मतलब वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा, फिर मिलूंगी रीजन के बाद। अच्छा तो अभी नहीं है। तो अभी जो थोड़ी प्रॉब्लम के लिए बीच के कुछ दिख नहीं रहा, तो सीधे फाइनल ही दिखना पड़े। खैर कोई बात नहीं,
ये है माइकल कॉफशायर। तो इनकी जो मैप दिखाई जा रही है वो यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स दिखा जा रहा है। तो ये 2 बिल्डिंग्स है यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट शेख अल जिलेबी है, और जो मेरी जुड़वा बहन है, और एक है मैजिशियन शेख आलिया जो खुद एक मैजिशियन भी है और मोसाद चीफ भी है। और एक बिल्डिंग में हम दोनों की शादी हो रही है, लेस्बियन वेडिंग कपल। लेफ्ट में शेख माइकला और राइट्स में है जोना पेट्रा, और हम दोनों की शादी हो रही है। तो तो आप तो सब कुछ सही चल रहा है। तो अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आयशा का क्या काम, तो यहाँ मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो तो अभी तो जाऊंगी वहाँ पे। तो देखते हैं। ओके, तो प्लसम के हिसाब से यहाँ पे खुदा उन्हें आशीष देते हैं जो डरते हैं। तो यहाँ पे प्लसम के यहाँ 25 नंबर आयत सूरा के 14 नंबर आयत में यहाँ पे साफ लिखा है। तो आप ये तो मेरी जरूर ओके, आप यहाँ मेरी जरूर बहने हैं शेख अल जिलेबी। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट है, और जब आप साइकोलॉजिस्ट के से जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मन में जो सारे डर जो है वो निकलने में है और आपको बहादुर बनने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मोसाद चीफ मैजिशियन शेख आलिया, इसके यहाँ पे ये भी अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट आयशा के निगरानी में है। तो ये अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयशा जब इन दोनों पर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए तो उन्हें ऐसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा कि इन दोनों पे अटैक किया जा सकता है। तो यहाँ तो जैसे हमने बाइबल गेटवे में जाना, तो डरने वाले लोगों को खुदा पसंद है। इसी कोड को लेकर यहाँ पे आयशा मैजिशियन शेख आलिया और साइकोलॉजिस्ट शेख अल जिलेबी पर अटैक बार करके उन दोनों को मारना चाहेंगे। तो इसमें शेख अल जिलेबी की हॉस्पिटल में खतरे में होंगे, और मोसाद मैजिशियन शेख आलिया के मोसाद चीफ के मोसाद हेडक्वार्टर भी खतरे में होंगे। तो अब दूसरी बात जो है, तो आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लेकर आऊँगी। तो दूसरा पॉइंट जो है राइफल होलिया और सोर्ड फोबिया। तो उसके हिसाब से बात करें तो मैं यहाँ पे सीधे जाती हूँ। ओके,
रेवोल्यूशन 212। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन लिखा है कि टू द एंजल ऑफ चर्च इन पैराग्राम राइट दिस आर वर्ड ऑफ हिम हु हैज शेप डबल एज सॉर्ड। तो इसका मतलब है जो फरिश्ता चर्च में रहने वाले फरिश्ता जो है, जो ऑथर है, वो उनके पास जो आवाज़ है वो खुदा की है और उनके पास है जो दो धारी तलवार भी है। तो फरिश्ता के हाथ में तलवार की जिक्र की गई है, तो हमारे हाथ पे राइफल्स क्यों हैं? हम तलवार की इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी बेसिस पे ये लोग जो है हमें टारगेट करेंगे मोसाद चीफ मैजिशियन शेख आलिया पर। तो मोसाद चीफ पे क्यों, ये मैं आपको यहाँ पे इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अभी जो है तो मोसाद इजराइल की है, तो मैं यहाँ पे वायलेंस को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें तो यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ऐसे वेबसाइट पर मैं लेकर जा रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ओके, ओके, तो अभी तो टावर तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। तो ये टावर उल्टा और अब मैं लेकर जाऊंगी। जी हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखती हूँ। आप सीधे जाऊंगी मरकबा आप इजरायली गन्स, तो यहाँ पे तो आपको दिखलाओ। तो ये है उजी।
इससे तो काफ़ी अच्छे ये इजराइल के सबसे बेहतरीन मशीन गन है, ये ऊजी है। तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जब टाबोटर 21 और ऊजी जैसे खतरनाक राइफल्स इजराइल के मोसाद के पास है, तो अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयशा के जो टेररिज्म की दूसरी रीज़न तो मोसाद चीफ मैजिशियन शेख आलिया पर ही जाएंगे। आप मैं चौथे पॉइंट पे जाती हूँ और उसके बाद तीसरी पॉइंट। चौथे पॉइंट जो ये है सॉर्सरोफोबिया। तो ये सॉर्सरोफोबिया कहाँ से मिली है? रेवलेशन किताब की 22 नंबर सूरा 8 नंबर 8 पे है। आप तो वहाँ पे किस तरह इंस्ट्रक्शन दी जाती है? ओके, तो तो गलती से हो गया, गलती हो गया, तो अभी मैं सुधर सकती हूँ। बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। ओके, 21 नंबर जो है, जो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं वो भी नरक के आग में जलकर राख हो जाएगा और ये होगी उसकी दूसरी मौत। तो इसी इंस्ट्रक्शन लेकर मोसाद चीफ मैजिशियन शेख आलिया पर और हमला किया जाएगा, क्योंकि तो अभी तो क्योंकि शेख आलिया जो है वो एक मैजिशियन है और इतनी अच्छी मैजिशियन है कि दुनिया में तहलका मचा सकती है। और मैजिशियन के खिलाफ नफरत फैलाना, ये आयशा जो है यहाँ पे ये बात आयशा ने वहाँ से ही सीखी है। और अब जो मैं आखिरी पॉइंट यानी कि तीसरी पॉइंट में जो बात करूँगी वो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है साबित होने वाला है। तो ओके, और तीसरा है होमोफोबिया। तो बाइबल तिलावत करके तो और अल्मास जैकब की तो उनके पास रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन यूट्यूब से भी मिलेंगे। ओके, ओके,
अभी देखती हूँ फैन ओके चलो अभी सी है वो बकवास सी तो कौन मैं इसी को ही रोस्ट कर रही थी तो वेल ओके Okay. तो यहाँ पे एक्ट्रेस मैंने बानो के जो होमोसेक्सुअल वाली बातें हैं वो यहाँ पे है। शायद अच्छा शायद ये डैगे हमारे तो खुद को रिकमेंड ही नहीं करी कि तो अभी यहाँ पे तो हाँ तो यहाँ पे शीर कोरमा के यहाँ पे बात की जाती है। तो मेरे शीर कोरमा के बारे में तो अलमास जेकब को रोस्ट की थी तो मैं बस उसी पॉइंट को रोस्ट की थी जहाँ पे अलमास जेकब गलत थे। तो उसी हिसाब से जो बातें हैं वो उसे समझ जाएंगे कि यहाँ पे होमोसेक्सुअल लोगों के खिलाफ बातें होती हैं। बाइबल हमेशा होमोसेक्सुअल के खिलाफ है, इसे ऐसे समझेंगी हमारी अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयशा। तो उसके बाद होगा क्या, तो यहाँ पे उसी थी तो हमारी जो वेडिंग सेरेमनी जो है उसे बर्बाद करने के लिए ही आएंगे। तो और यहाँ पे आज मेरी वेडिंग सेरेमनी चल रही है। तो ये लेस्बियन वेडिंग कपल शेख माइकला वेड्स जोना पेट्रा। तो यहाँ पे शेख माइकला जो है वो है एनिमेटेड मेरी एनिमेटेड वर्जन्स में जो तस्वीर दिखाई है वो मेरी एनिमेटेड वर्जन, और मेरी गर्लफ्रेंड जो है जोना पेट्रा वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो अनइथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं जब भी मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी सहेली की तस्वीर दिखाती हूँ तो मैं यहाँ पे उनको नाकाब में इसलिए रख देती हूँ क्योंकि तो उनकी प्राइवेसी के इश्यूज है, क्योंकि वो लोग नाकाब में है तो ऑफिशियल प्राइवेसी के कोई खतरा नहीं होगा। तो शेख माइकेला जोना पेट्रा को शादी करनी है और वहाँ पे 2000 गेस्ट आए हैं, जिनमें से 1600 गेस्ट जो है वो यहूदी है और 400 गेस्ट जो है वो क्रिश्चियन है। तो रिलीजियस आप यहाँ पे
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में तो आयशा को होमोफोबिया इंस्ट्रक्शन मिली है। तो तीसरी पॉइंट पे के हिसाब से पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट और चौथी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो मैजिशियन शेख आलिया की जो एक मोसाद चीफ है, क्योंकि वो एक लीडर है और वो एक मोसाद चीफ है और एक मैजिशियन है। तो दूसरे सबसे बड़ी खतरा जो है वो साइकोलॉजिस्ट शेख अल जलेबी है, जो इसलिए है कि क्योंकि वो फेयरलेस है और हमारे दिलों से डर दूर करने की दवा देते हैं। और तीसरे पॉइंट पे जो एक लौते जो खतरा जो है और वो किसको है, मेरे शेख माइकेला को है और मेरी बीबी जोना पेट्रा को है। तो यहाँ पे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ ये लोग जो झूठी बातें करते आए हैं और खुद के जो खुद हमारी प्राइवेसी के और हमारी पसंद के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, इसके हमें बहुत अफसोस है। और ओके वेल अभी तो बस शुरुआत है। तो अभी जो है तो ये तो भाई एक बात हो गई है। तो इस पॉइंट को लेकर तो मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो अब मैं बात करूँगी थर्ड पार्ट पे। तो अभी जो यहाँ पे आऊँगी तो ये जो हम 5 औरतें हैं, तो इन 5 औरतें मुंह पर निकाब क्यों करती हैं? क्योंकि हम 5 औरतों को कोविड-19 से डर भी लगती है और हम ये भी नहीं चाहते कि नकाब हमारा चेहरा कोई और देखे। तो खैर ओके, तो खैर यहाँ पे जो हमें अल्मास जैकब का कहना है कि हम हुकूमत वाले हमें कोविड के झूठे डर दिखा के हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम पर हम झूठे डर जाए, हम बुरी तरह से डर जाए और तो झूठे वायरस के हिसाब से वैक्सीनेट होने लगे। तो तुम्हारी अल्मास जैकब, तुम जो कह रहे हो कि कोविड-19 जो वायरस है वो एक झूठा वायरस है, तो उसको और वैक्सीन, इसके लिए हमें कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती वैक्सीन किया जाता है ताकि हम पर कंट्रोल किया जा सके। तो तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? अगर सबूत हो तो तुम मुझे बता देना। वेल अभी के लिए तो भाई और बस लफड़ा तो है। वेल अभी के लिए कोरोना वायरस की बात होती है। तो मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट पे जो है वो मुझे बांग्लादेश की ही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वेल तो यहाँ पे वैक्सीन डस एडमिनिस्ट्रेट के हिसाब से तो 56,133,021 वैक्सीनेट हुए हैं, जिनमें से तो
करीब 24% एटलीस्ट वार्न टेस्ट ली है। तो यहाँ पे अभी तक कोई एक्टिव केस नहीं है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के यहाँ बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से न्यू केस जो आए हैं वो 293 है, और जो डेथ हो गई है तो कोविड-19 की वो 6 है। तो अभी लफड़ा स्टार्ट कर दी हूँ। ओके, well, confirm. Okay. तो आगे की ओके, तो अभी तो किस तो लाफा हो गया नहीं, नेट प्रॉब्लम शायद कोई नो केस। ओके, तो वेल ओके बांग्लादेश को अच्छा कोरोना अपडेट दीदी। ओके, अब तो बांग्लादेश के में, क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ इसलिए बांग्लादेश की यहाँ बात करूँगी। तो अभी हाँ, तो उस जुलाई महीने की 27 तारीख बांग्लादेश सन 2021 पे जो बांग्लादेश में जो न्यू कॉन्फर्म थी वो 16,230। तो उस दिन 15,000 के जो कन्फर्म जो है उस दिन उन्होंने क्रॉस किया था। तो और अगस्त महीने की 10 तारीख सन 2021 पे जो है तो कोविड-19 की जो न्यू डेथ वो 264 रिकॉर्ड की जा चुकी थी, और 7 दिन की जो एवरेज है उसके हिसाब से बात करें तो वो भी 237 हुआ करती थी। तो अगर कोविड-19 झूठ है तो यहाँ पे मौत का आंकड़ा जो है वो भी तो झूठा नहीं हो सकते। और पर्सनली हमारे भी सोसाइटी में भी कई लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं एक बार, यहाँ तक कि मैं भी कोविड-19 की शिकार हो चुकी हूँ। आप आप खुद ही देख लीजिए। तो हाईएस्ट केसेस की बात नहीं करूँगी सीधे। तो लास्ट अपडेट के हिसाब से अक्टूबर महीने की 15 तारीख सन 2021 में जो नए लेवल कन्फर्म केस हुए हैं वो है 42,818, और 7 दिन के बाद की अगर बात करें तो वो भी 43,258। आप
आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे नए नवले जो सबसे ज़्यादा मौत हुए हैं वो है सितंबर महीने की 21 तारीख सन 2021 में, और यहाँ पे जो न्यू डेथ जो हुए थे वो 203 हुए थे और 7 दिन के एवरेज में 143 हुए थे। तो यहाँ तो हाईएस्ट डेथ के हिसाब से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम को क्रॉस कर चुका है, और कोविड-19 के सबसे डरावनी केस जो है वो हम यहाँ खुद हमने हासिल की है। और शुरुआत में और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वैक्सीनेशन जो है वो न्यू वैक्सीनेशन जो है 67,609 में हुए थे, और अभी तो अभी बांग्लादेश में तो है बात करें तो बांग्लादेश के जो बात करें तो अभी जो है 7,038 जो नए नवेले वैक्सीन हुए थे, जबकि तो कंफर्म ही हुए थे जो है 16,223 और मौत भी 264 हुए थे। उसके हिसाब से तो ये बहुत कम केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब मैं कन्फर्म केस में जाऊंगी, तो ओके तो ग्राफिक के हिसाब से तो ज़्यादातर सिर्फ ढाका में ही हुए हैं, तो शायद बाकी लोग नहीं जाते कि वो लोग चाइना इसे वफात तो पा लिया, इसे आज़ाद पा लिया है। अब हमारी फ्रांस तो भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, अब तक तो रिकवर ही नहीं हुए, वो भी तो कोई डाटा नहीं है। अच्छा यहाँ पे काफ़ी कम रिकॉर्ड मिलते हैं, तो ओके आप तो भाई ग्राफ तो देख ही सकते हैं। तो आलमा जगह तू तो हमेशा मैंने डॉलर की ही बात करते रहते ना, तो ये देखो अमेरिका में की हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो और आप तू कहता है कि कोविड-19 झूठा है, तो कोविड-19 के बारे में जो तूने इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि तो या फिर तूने जो फैक्ट बताए, तो ये बता कि वो फैक्ट तूने तुझे कहाँ से मिली, ये बताओ। अगर नहीं बता पाया तो हम सबसे माफ़ी मांग। तो हाँ बस मैं यही कहूँगी। आज के लिए मेरे पास बस इतनी सी है वीडियो से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि तो एक एक्सपोज के नाम पे क्या चल रहा है।